हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार से फिर से खुश आमदीद है हमारे तीसरे लेक्चर में। और हमारा जो पहला 2 लेक्चर था उसमें आपने पहले लेक्चर में आपने इंट्रोडक्शन देखा है कि इंग्लिश किस तरह से सीखी जाती है और किस तरह से नहीं सीखी जाती है। फिर दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको एक लफ्ज़ की मीनिंग नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स की मीनिंग जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार फिर से इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से इस बात को ज़ोर देके कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखना है आपको तो आपको एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक जो अल्फाज का मजमुआ होता है इंग्लिश में जिसके कुछ खास मतलब होता है उसको जानना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ को जान के आपको इंग्लिश नहीं आएगी। एक लफ्ज़ आप कितने भी जान लें, सिंगल वर्ड की मीनिंग आप कितना भी जान लें, आपको वो मीनिंग आपको इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश बोलना नहीं आएगी। इंग्लिश तो आ जाएगी, आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन समझ लेंगे, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। तो ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये बात बहुत अहमियत की वो है। और मैं बार बार बोलूँगा तो शायद आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि हाँ, इस बात की कितनी अहमियत है। अगर मैं एक बार बोल के रह जाऊँ तो आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन इसीलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि आपको एक लफ्ज़ का मीनिंग जानना है, उससे मना नहीं कर रहे, आप वो भी जानिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं एक साथ जो इस्तेमाल होते हैं उनको जानना है, उनको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतना कहने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि एक फार्मूला है जो मैंने बनाया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप यूज़ कैसे करें, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो इसको कहते हैं LIU फार्मूला। LIU, एल का मतलब क्या होता है? लर्न। एल से मतलब होगा लर्न। लर्न यानी सीखें आप, यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड आपके सामने आए जो कहीं पे इस्तेमाल हुआ है तो उसको पहले सीखें। आपको उसमें क्या सीखना है? सबसे पहले आप उसको मीनिंग सीखना है कि उस अल्फाज के मजमूए का मतलब क्या है। उसके बाद आपको उसका इस्तेमाल सीखना है। इस्तेमाल मतलब उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, किस हालत में, किस वक्त में वो इस्तेमाल होता है, ये जानना है। तो पहले तो आप सीखें, लर्न करें, सीखें। उसके बाद आई यानी इंटरनलाइज करना, यानी आप उस जुमले के इस्तेमाल को अपने अंदर बैठा लें। यानी आप उसको इतनी बार रिपीट करें कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि इसका इस्तेमाल कब करना है। और जब भी वो सिचुएशन आपके सामने आए तो वो जुमला आपके अंदर से खुद ब खुद निकले, जिस आपको सोचना ना पड़े कि यहाँ पे मैं इस जुमले का इस्तेमाल करूँगा, बल्कि खुद अंदर से वो चीज़ आपसे ऑटोमेटिक निकले। तो ये कब होगा कि इंटरनलाइज कब होगा? ये उस वक्त होगा जब आप अलग अलग सिचुएशन को अपने दिमाग में प्ले करेंगे। जैसे मैं नीचे एग्जांपल लेके बताऊंगा, अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको अलग अलग सिचुएशन को अपने दिमाग में प्ले करना है। और फिर उसके बाद आता है तीसरा पार्ट, यू, दैट इज़ यूज़। कि जब आपने उसका मीनिंग जान लिया, उसका मतलब जान लिया, लर्न कर लिया, उसको सीख लिया, उसके बाद आपने उसको इंटरनलाइज कर लिया, तब तीसरा पार्ट आता है कि आप उसको यूज़ करें। कहाँ यूज़ करें? रियल लाइफ में। अब आपको रियल लाइफ में यूज़ करना है, क्योंकि अगर रियल लाइफ में यूज़ करें आपको उसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब आप पहली बार उसको यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी सी झिझक रहेगी, लेकिन जब आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो अगली बार से वो झिझक निकल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको उसको फिर जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप जो सीखा है उसको यूज़ करना रियल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो ये एक फार्मूला है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से कहूँगा कि जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो पहले ये लेक्चर ना देखते हुए इससे पहले के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखें। जिस सीरीज़ से लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उसी सीरीज़ से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डायरेक्ट बीच में देखने से उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखें, उसके बाद ही इस पर आएँ। और जो लोग सिर्फ जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि यूट्यूब के साथ में हम व्हाट्सअप पे भी इस ग्रुप को चला रहे हैं। और उसके यूट्यूब के लेक्चर के बाद हम उसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज डालते हैं तो जो आपको सीखने में मदद करेगा। तो यूट्यूब के साथ में आप हमारे व्हाट्सअप पे भी जुड़ें। व्हाट्सअप पे जुड़ने के लिए मैं आपको यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 8999156261। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8999156261।
अगर आपको हम व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये तो खैर शुरुआती बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा आपकी जानते हैं पिछले लेक्चर के बाद मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ जुमले दिए थे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए थे और उसका इस्तेमाल बताया था। तो एक बार फिर से उनको देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में और आज के हमारे नए फार्मूले के साथ में कि किस तरह से उसको इस पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले था नो आई डोंट नीड दिस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसका मीनिंग होता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और इसको कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई आपको कोई चीज़ दे रहा हो और आपको नहीं लेना हो तो इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है इस पर इंटरनलाइजेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इंटरनलाइज करना। तो मैंने आपको कहा कि इसके आगे देखेंगे कि इंटरनलाइज कैसे किया जाता है। तो इंटरनलाइज करने के लिए इसको क्या करना होगा आपको? इसके लिए आप अपने दिमाग में मुख्तलिफ हालात सोचेंगे। जैसे अगर आपको कोई चाय दे रहा हो और आपको मना करना हो तो आप दिमाग में अपने सोचेंगे कि आपका भाई आपको चाय दे रहा है, आप करेंगे नो आई डोंट नीड दिस। या आपका कोई दोस्त हो अपनी गाड़ी की चाबी दे रहा हो तो आप कहेंगे नो आई डोंट नीड दिस। इस तरह से अलग अलग सिचुएशन दिमाग में लाएं, जो रियल लाइफ में आपके साथ हो सकती है। और हर उस सिचुएशन में इमेजिन करने के बाद अपना जवाब दें उसको कि नो आई डोंट नीड दिस। इस तरह से इंटरनलाइज हो जाएगा। जब आप बार बार उस सिचुएशन प्ले करेंगे तो अगली बार आपको कोई चाय देगा तो आपको दिमाग में ये चीज़ फ़ौरन आएगी कि हाँ, मुझको अगर नहीं चाहिए तो ये कहना है कि नो आई डोंट नीड दिस। तो ये सेकंड पॉइंट है। और फिर तीसरा पॉइंट ये होगा कि आप उसको यूज़ करें वाकई में जब वो सिचुएशन आपके सामने आ जाए। तो ये था पहला। उसके बाद है आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। इसका मतलब होता है कि मैं आपकी मदद का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसकी यह मतलब हुआ। इसका इस्तेमाल तो वाज़ेह है कि जब आपकी कोई मदद करे तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। और इसको भी इंटरनलाइज आप कर सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहीं जाना हो, आप किसी और वहाँ की एड्रेस का वो नहीं हो और वहाँ पे आप जाके पूछें कि ये पता कहाँ का है, किस तरह से जाऊँ, और कोई आपकी मदद करता है तो आप कहेंगे कि आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। या अलग अलग और भी सिचुएशन हो सकती है, आप उसको इमेजिन करिए। तीसरा था व्हाट डू यू थिंक। इसका मतलब होता है कि आपकी क्या राय है। तो ये उस वक्त करते हैं जब आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो या किसी चीज़ के बारे में कुछ तजब्जुब हो, तो आप किसी से दूसरे बंदे से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या राय है। तो आप उससे कहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक। अब इसको एग्जांपल ले लें, सिनेरियो ले लें, इंटरनलाइज कर लें किस तरह से कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो और आपके सामने 2 बुक हो और आप सोच रहे हो कि इसमें से ये बुक से पढ़ूँ या इस बुक से पढ़ूँ। तो आप किसी से दूसरे अपने स्टूडेंट साथी से कहेंगे कि भाई इसमें से कौन सी बुक से पढ़ूँ, व्हाट डू यू थिंक, विच बुक इज़ बेटर, व्हाट डू यू थिंक। ये एग्जांपल हुआ। इसको आप दूसरे सिचुएशन में सोच सकते हैं कि और मैं कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपका आता है चौथा पॉइंट, हाउ डज़ दैट साउंड। हाउ डज़ दैट साउंड। इसका मतलब होता है कि ये कैसा लग रहा है, ये बात जो आई है सामने, ये राय कैसी लग रही है। तो ये कभी इस्तेमाल होता है जब आप कोई राय दें और फिर सामने वाले से अपनी राय पर उनकी राय मांगें। ये फ़र्क देख लीजिए। अपने व्हाट डू यू थिंक में ये होता था कि आप अपनी राय नहीं दिए होते हैं, बस अपने सामने वाले से राय मांगते हैं। लेकिन इसमें हाउ डज़ दैट साउंड में आप अपनी राय दे चुके होते हैं और फिर सामने वाले से कहते हैं कि मेरी राय कैसी लग रही है। जैसे आप 2 बुक में से जो एग्जांपल मैंने दिया, आप उसमें से कहें कि ये वाली बुक ज़्यादा बेहतर है, हाउ डज़ दैट साउंड। यानी ये दिस बुक इज़, आई थिंक दिस बुक इज़ बेटर, हाउ डज़ दैट साउंड। यानी ये बुक अच्छी लग रही है, तुम क्या कहते हो, तुमको ये बात कैसी लगी। या कहीं घूमने जाना हो और आप कहें कि आई थिंक दिस सैटरडे वी शुड गो टू डैश डैश प्लेस, आई थिंक दिस सैटरडे वी शुड गो टू बॉम्बे। सो देन यू विल से हाउ डज़ दैट साउंड। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डू यू डू। इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हो। ये इस्तेमाल होता है जब भी किसी से उसके प्रोफेशन, जॉब या बिज़नेस वगैरह के बारे में जानना हो। तो फॉर्मल मीटिंग जब होती है, जब 2 लोग पहली बार मिलते हैं तो इस तरह का सवाल उठता है। तो ये होता है, ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू डू का मतलब होता है कि आप क्या करते हो। इसके जवाब में आप अपना प्रोफेशन, काम, जॉब, उसके बारे में आप उसको बता सकते हैं। उसके बाद है एनी डे विल डू। एनी डे विल डू यानी कोई भी दिन काम कर जाएगा, किसी भी दिन कर दो। इस तरह से इसका मतलब होता है। ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी को कुछ काम दिया हो और कोई जल्दी ना हो, या फिर आपको किसी भी दिन वो चीज़ हो जाए तो चल जाए, कोई ऐसा ज़रूरी ना हो कि इस दिन ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने
अपना कुछ मटेरियल पम्फलेट या बुक प्रिंट करने के लिए दिया हो और वो आपसे प्रिंटिंग प्रेस वाला पूछेगा कि कब तक होना चाहिए, तो आप कह देंगे उसको कि एनी डे विल डू। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी दिन होना चाहिए, ना कोई जल्दी है, एनी डे विल डू। तो आप ये कह सकते हैं। इसी तरह से और भी कोई दूसरा हो, या आपको कोई कोई किसी के साथ कहीं जाना हो और वो आपसे पूछे कि किस दिन जाना चाहते हो, तो आप उसको कह सकते हैं कि एनी डे विल डू। ठीक है, इस तरह से सिचुएशन अपने दिमाग में सोचिए, अलग अलग सिनेरियो सोचिए आप। उसके बाद सातवां था इट डजंट मैटर, यानी कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है। इट डजंट मैटर, ये एक छोटी सी बात है। ये कब कहते हैं? जब कोई बंदा किसी छोटी सी बात को लेकर परेशान हो रहा हो तो आप उससे कहेंगे कि इट डजंट मैटर। ये एक इनकरेजिंग जुमला है, आप उसको हौसला अफजाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक छोटी सी बात है। जैसे मान लीजिए कि आपका भाई है, छोटा भाई है, किसी सब्जेक्ट में उसकी कम मार्क्स आई है और वो परेशान है कि मेरी मार्क्स कम आई है, तो आप उसको हौसला अफजाई के लिए क्या कहेंगे कि डोंट वरी इट डजंट मैटर, डोंट वरी इट डजंट मैटर। ओके, तो ये रहा। इसके बाद है आठवां पॉइंट, ये था डोंट बी रिडिकुलस। डोंट बी रिडिकुलस यानी इसका जो मीनिंग होता है कि बेवकूफ़ी की बात मत करो, या ये क्या बेकार की बात है। ये आप कब कहते हैं? जब कोई बिल्कुल वाज़ेह तौर से कोई गलत बात बोल रहा हो तो उसको आप कहते हैं कि डोंट बी रिडिकुलस। जैसे एग्जांपल कि आप ये समझ सकते हैं कि आपने खाना खा के उठे हैं और आधा घंटा ही हुआ है, और आधे घंटे बाद आपने सोचा कि खाना थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं फिर से खा लेता हूँ। लेकिन आपके कोई बड़े हैं, वो कहते हैं कि वो खाना बासी हो गया, अभी मत खाओ। तो आप क्या कहेंगे कि डोंट बी रिडिकुलस, यानी ये कि ऐसी बात मत करो, ये बेकार की बात है, आधे घंटे में खाना बासी नहीं होता है। या फिर आपका इसी तरह से कोई भाई है जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या समझ लीजिए आप मान लीजिए कि MBBS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कहेगा कि इतनी पढ़ाई मेरे से नहीं हो पाएगी, इतनी ज़्यादा मार्क्स मुझकी नहीं मिल पाएगी कि मुझको MBBS में एडमिशन मिल जाए। तो आप उसको इनकरेज करने के लिए कह सकते हैं कि डोंट बी रिडिकुलस, तुम भी कर सकते हो, जिस तरह से दूसरे कर सकते हैं वैसे तुम भी कर सकते हो। तो वही बात है कि मतलब ये क्या बेकार की बात है, तो दूसरे लोग कर रहे हैं तो तुम भी कर सकते हो। तो ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है डोंट बी रिडिकुलस। उसके बाद 9वां था कि इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। इसका सीधा सा मतलब होता है कि दूसरे के फटे में काम मत उड़ाओ, मेरे फटे में काम मत उड़ाओ, टांग मत उड़ाओ, अपने काम से काम रखो। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब सामने वाले से ये कहना हो कि अपने काम से काम रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। इसको कहते हैं इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं फिर से आपको देना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे आप, जैसे मैंने कहा कि सिंगल मीनिंग वर्ड के मीनिंग आप याद किए होते, तो इसको किस तरह से करते हैं? अगर आपके सामने ये चीज़ आ जाए कि उर्दू में आपने जानते हैं कि अपने काम से काम रखो और इसको इंग्लिश में कहना है, तो आप इसको उर्दू से इंग्लिश किस तरह बनाएंगे? अपने से आपको बनाएंगे सेल्फ, काम से बनाएंगे वर्क, से बनाएंगे फ्रॉम, फिर आएगा काम, अपने काम से काम, फिर आएगा आपका वर्क, रखो यानी कीप, यानी अपने काम से काम रखो। तो अपने का सेल्फ वर्क, फ्रॉम वर्क, कीप, ये इंग्लिश बनेगी आपकी। अपने काम से काम रखोगी, इंग्लिश क्या बनेगी? सेल्फ वर्क, फ्रॉम वर्क, कीप। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसको आप आगे पीछे किस तरह से अरेंज भी कर लें तो भी कोई जुमला नहीं बन पाएगा। सेल्फ वर्क, कीप वर्क, विथ, फ्रॉम, ये इसका कोई मतलब नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इंडिविजुअल इंग्लिश के वर्ड आप जानेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको एक पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड जानना चाहिए, जिसके मैंने 2 फ़ायदे बताए थे कि आपको जुमला बनाना नहीं पड़ेगा एक एक वर्ड सोच के, और दूसरी बात कि जो जुमला बनेगा वो सही रहेगा। आप एक एक वर्ड सोच के जुमला बना भी लें तो टाइम भी लग जाएगा और उसकी गारंटी नहीं कि वो सही हो। तो यहाँ पे वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है कि क्यों ग्रुप ऑफ वर्ड जानना है, सिंगल वर्ड क्यों नहीं जानना है। उसके बाद आखिरी मैंने पॉइंट दिया था आपको कि लेट्स कैच अप। लेट्स कैच अप का मतलब होता है कि जो बातें छूट गई हैं या जो बातें जानना है आपको एक दूसरे के बारे में, उसको मिल के जान लेना, इसको कहते हैं लेट्स कैच अप। यानी आपसे जैसे किसी दोस्त से मिले हुए कई दिन हो गया है, एक लंबे अरसे बाद वो आपका दोस्त आपको मिलता है, तो आप उससे कहेंगे कि लेट्स कैच अप, यानी चलो मिलते हैं और अपने क्या क्या इस बीच में तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम मुझको बताओ, मेरे साथ क्या हुआ तुमको बताता हूँ, तो एक दूसरे से कैचअप कर लेते हैं। ये होता है लेट्स कैचअप। तो इसका एग्जांपल भी वही है कि जैसे आपको कोई दोस्त बहुत दिन बाद मिलता है तो आप उसको कहते हैं कि चलो सैटरडे को मिलते हैं और लेट्स कैचअप ऑन सैटरडे। तो हम एक दूसरे के मतलब हालात से वाकिफ़ हो जाते हैं फिर।
तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको दिए थे, तो इसके लिए कि आपको चीज़ समझ में आ जाए, और आज मैंने उसका रिवीजन करा दिया है। इसका मकसद ये है कि आपको ये जो पॉइंट दिए जा रहे हैं इसको आपको रोज़ रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरनलाइज होगा। और दूसरी बात ये है कि ये आपका बेस बनेगा। ये जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, ये आपके शुरुआती दौर के सबसे ज़रूरी चीज़ में से है। ये आपका बेस बनाएंगे आगे के लेक्चर्स के लिए। ये सब शुरुआती जो पॉइंट्स हैं ये आपको जितने अच्छे तरीके से याद रहेंगे आगे के लेक्चर में उतना ही फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ मेरा वीडियो देख रहे हैं और ये सब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर लेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस बात पर ध्यान ज़ोर देता हूँ कि जो भी एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ वो ज़रूर करें और टाइम लगाएं। आपको मेरे वीडियो लेक्चर सुनने के अलावा भी टाइम लगाना है। रोज़ आपको रिवीजन करना है। ये 10 पॉइंट जो आपको दिए जा चुके हैं इसको तकरीबन रोज़ रिवाइज़ करना है, या रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन आड़े कर लीजिए, लेकिन करना है उसको छोड़ना नहीं है। बार बार सिचुएशन उसको अपने दिमाग में आपको प्ले करना है। तो किस तरह से, अब जैसे मैंने अभी आपको ये 10 पॉइंट बताए हैं, तो आपका होमवर्क ये होगा कि आप एक अपनी जो कॉपी आपने ली है नई कॉपी, उसमें ये 10 पॉइंट लिखें। किस तरह से लिखें? आप पहले लिखेंगे पहला पॉइंट कि नो आई डोंट नीड दिस। इसके बाद उसके आगे कॉस में या ब्रैकेट में इसका मतलब लिख लेंगे कि नहीं मुझको ये नहीं चाहिए। और उसके नीचे आप एग्ज़ाम्पल लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल किस तरह से लिखेंगे कि आप रियल लाइफ सिनारियो सोच के एग्ज़ाम्पल लिखेंगे। इस तरह से कि अगर मेरा भाई मुझको चाय देता है तो मैं कहूँगा कि नो आई डोंट नीड दिस। इसी तरह से आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे उसके बाद नई लाइन से कि आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, और उसके बाद ब्रैकेट में उसका मतलब लिखेंगे कि आपकी मदद का शुक्रिया, या मैं आपकी मदद का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे कि अगर रियल लाइफ में एग्जांपल क्या लिखेंगे कि एग्ज़ाम में मेरी पेन ख़त्म हो जाए और कोई दूसरा मुझको अपनी पेन दे दे तो मैं उससे कहूँगा कि आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। तो ये जब भी आप अपने ऊपर इस सिचुएशन इमेजिन करके उसको एग्जांपल में लिखिए, और वो सब सिचुएशन लिखिए जिसको मैंने जिक्र नहीं किया है अभी जो मैंने एग्जांपल से बताई हैं उन चीज़ों को छोड़ के आप अपने से इमेजिन करके इन सिचुएशन को रियल लाइफ में आप किस तरह से कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो लिखिए, और जो कॉपी दिया है उस पर लिखिए, 10 के 10 पॉइंट पे आप लिखिए। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे आपका दिमाग खुलेगा कि इसका, और वाकई में समझ में आएगा कि इस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ करना है। तो ये तो पुराने 10 जुमले थे, और अब मैं नए 10 जुमले आपको बता रहा हूँ जो आपको उसमें दूंगा, मैं एक्सरसाइज में दूंगा। उसके मैंने मीनिंग और यूज़ लिखा हुआ है कि इसका उस जुमले का मीनिंग क्या है और यूज़ क्या है, लेकिन वो उसको भी इस तरह से एग्ज़ाम्पल बना के आपको उन 10 जुमलों को भी अपने जो नोटबुक है उसमें लिखना है। मैं उसमें एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा हूँ, इसमें तो एग्ज़ाम्पल दिया है लेकिन आपको दूसरी एग्ज़ाम्पल लिखना है, और उसमें मैंने एग्ज़ाम्पल दी ही नहीं है। आपको खुद से समझ के उसको नोटबुक में लिखना है, फिर उसको कल हम देखेंगे कि आपने कितना सही किया है, जब उसको कल हम बताएंगे। तो और दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि इंटरनेट की मदद कम से कम लें, क्योंकि यहाँ पे हम वैसे भी कोई एग्ज़ाम नहीं लेने बैठे हैं कि किसकी मार्क्स ज़्यादा रही है, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही देखना है। तो खुद से करने की कोशिश करें। कुछ गड़बड़ होती है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इंटरनेट की तरफ डायरेक्ट ना जाएँ, क्योंकि वो एक शॉर्टकट होता है, और दिमाग उस शॉर्टकट का आदी हो गया तो फिर मेहनत करने की आदत नहीं बनेगी, और ना वो चीज़ समझ में आएगी। जब तक कि वो चीज़ मुश्किल से ना समझ में आए, थोड़ा कुछ मेहनत करने के बाद ना समझ में आए, तो वो चीज़ नहीं करना है। कुछ आपको परेशानी आती है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं ग्रुप पे। तो ये था दूसरा लेक्चर। मैं इसके साथ में आपको एक्सरसाइज के लिए वो ग्रुप पे आपको कुछ जुमले भेजूँगा, तो उनके एग्ज़ाम्पल और ये जो पिछले लेक्चर के 10 जुमले थे उनके एग्ज़ाम्पल आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और रोज़ इस चीज़ को रिवाइज़ करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रोज़ इस चीज़ को रिवाइज़ करते ही रहना है। ठीक है दोस्तों, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत आपके टाइम के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया हो, और दूसरे लोगों को भी हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करें ताकि सबका भला हो सके। तो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।